गुड इवनिंग रश्मि। कैसी हो रश्मि? सर गुड मैं ठीक इवनिंग। हूँ। गुड इवनिंग। राजरेखा ऐड हुई है, रेखा ऐड हुई, रश्मि ऐड हुई गुड है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग राजरेखा, वेलकम। आप तीनों लोगों का स्वागत है। तो अपना तो ये ग्रुप डिस्कशन है। यस सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग यस। रेखा। तो आज के जीडी में सबका वेलकम है। वेलकम टू ऑल। राजरेखा, आज आपका पेपर हुआ था, कैसा हुआ? बढ़िया सर। दो पेपर थे ना, यस एमपीपीसीएस के? सर। यस सर। ओ, ओके। कितने बजे से था? कौन सा पहले पेपर रहा होगा, हमें लगता है जीएस का। यस सर, और टाइमिंग वही 10 से 12 सर, और सेकंड था 2:15 से 4:15। अच्छा, सेकंड सी सेट वाला 2:15 से 4:15 था। यस सर। हाँ। तो मॉर्निंग वाला जो 10 से था, उसमें वो भी 2 घंटे का ही था। हाँ सर, 2 घंटे का ही था। राजरेखा, आपका सेंटर कहाँ था? यही सर, सतना में ही था, मतलब समथिंग सिंधी कैंप। अच्छा, आपको ओके। तो अकेले सिंधी पता कैंप। ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन बट तो हाँ, बट यही पे था। ए, तो कितने क्वेश्चन थे आपके जनरल स्टडी में, जीएस वाले में कितने क्वेश्चन पेपर लगभग आए थे 100 क्वेश्चन? सर। 100 100 क्वेश्चन आए थे थे ना? तो। यस सर, 200 मार्क्स का था फर्स्ट, और हाँ। सेकंड भी सेम ही था। अच्छा, 100 क्वेश्चन थे, 200 मार्क्स का था, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया ना? यस सर। हाँ। तो इसमें मुझे लगता है जीएस वाले पेपर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इसके बाद फिर करंट अफेयर, हाँ सर, सारी जनरल चीजें यही। अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, यस और सर। फिर इसमें एमपी वाले में मुझे लगता है राजरेखा की, मध्य प्रदेश वाले में एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन अधिक भी आए होंगे कुछ ना, जनरल स्टडी के यस सर। सर फोकस मैं रहते पेपर हैं। को हाँ पीडीएफ मतलब बना के पेपर शेयर करूंगी, अब जैसे मुझे टाइम मिलता है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, अगर पेपर राज बना के देखा जी, थोड़ा अगर शेयर कुछ करेंगे। क्वेश्चन राज देखा जी, अगर कुछ क्वेश्चन अभी आपको याद हो रहा हो तो सेशन क्लास में कुछ डिस्कस कर देंगे, ताकि हम लोग भी लगे वो क्वेश्चन मतलब थोड़ा टच में रहे और शायद पता हो, सॉल्व हो जाए। हाँ नहीं, ठीक है, सही मैं बोल रहे कोशिश थे। करती हूँ। राजरेखा, क्या है कि जैसे जब क्वेश्चन एग्जाम दे के हम लोग आते थे, तो वो डिस्कशन का वही इशू रहता था, ये है वो है ऐसे। तो आज के जीडी में चाहो तो राजरेखा आप उसको डिस्कस करोगे ना, तो सबको बेनिफिट होगा, वो भी आप ठीक है जो भी आपको याद आता हो। दो दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर जैसा हुआ, और सेकंड पेपर में आपका सी सेट का था, है ना? यस सर। तो देखो, आप तो पेपर दे के आई हो, तो थोड़ा ऐसे ही कि कैसे पेपर था, कैसा आता है, फर्स्ट पेपर कैसा था, कितने क्वेश्चन थे, क्या कैसा हुआ, सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चन थे, किस तरह का है, वो थोड़ा सा आप ही इस पे डिस्कस कर दो, है ना? हम लोगों को सबको एक आइडिया हो जाएगा, क्यों रश्मि? यस सर। और कुछ हाँ, क्वेश्चंस वगैरह अगर याद हो तो उनको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। हमें भी जानने को वो भी मिलेगा कर कि दे। कैसे आता है। हाँ, और उसके बाद में पोस्ट भी कर देंगी। यस यस राजरेखा, तब सर। सेशन राजरेखा आप बोलो, शुरू करो। वेलकम, आप शुरू करो। यस सर। गुड इवनिंग। जैसा कि सर आपने तो ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि आज एमपीपीसीएस का एग्जाम था, और इसमें भी जनरली वैसे दो ही पेपर होते हैं, एक जर्नल स्टडीज का होता है और एक एप्टीट्यूड जो सी सेट का एग्जाम होता है। तो सी सेट में वैसे तो मैथ भी होती है, मैथ है, रीजनिंग है, और कुछ पैसेज टाइप में मतलब उसमें दिया जाता है, और उससे आपको मतलब आंसर देने होते हैं। तो यूपीएससी में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि एक पैसेज से एक ही क्वेश्चन बनता है, बट इसमें क्या है कि अगर पैसेज दे देता है और मतलब 3 से 4 क्वेश्चन उसमें, एक पैसेज से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं, फिर उसके अनुसार पूछा। और कुछ चीजें जैसे हिंदी से अगर लिया जाए तो इसमें वही समानार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, और ये चीजें पर्यायवाची। बट जनरली तौर पे जिस तरह से हम लोग मतलब पर्यायवाची और ये चीजें पढ़ते हैं, तो वैसे मतलब थोड़ा सा हटके देता है। और अगर जर्नल स्टडीज की बात की जाए फर्स्ट पेपर की, तो सर इसमें मतलब ऐसा होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये तो मिक्स ही है। और अगर जीके जीएस की बात की जाए तो इसमें
ऑलराउंडर का ना लेकर मतलब एमपी की चीजें थोड़ा सा पूछी जाती हैं, जो एमपी की चीज, एमपी से रिलेटेड जो भी होता है। जैसे कि मतलब फर्स्ट जैसे मुख्यमंत्री से ये क्वेश्चन आया हुआ था, और अभी जो प्रेजेंट में अभी ये लाडली बहना का एक मतलब चल रहा है ना अपने इधर पे, कि लाडली बहन योजना चल रही है सर। तो इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मतलब प्रतिमाह लाडली बहना में मतलब ऐसी जो योजना चालू हुई है उसमें से प्रतिमाह कितना उसमें देने के लिए बोला गया है महिलाओं को। तो ये तो करंट ये का ही लाडली, क्वेश्चन है। क्या ये लाडली क्या है ये रेखा, ये स्कीम? ये सर अभी जस्ट अभी 1 डेढ़ महीने पहले ही योजना शुरू हुई है, इसमें कि महिलाएं हैं घर जाती हैं या कि वर्क नहीं करने जाती हैं, और अगर किसी सेक्टर पे जॉब नहीं कर रही हैं तो उनको मतलब ये है कि 1,000 रुपए प्रति माह पे मतलब दिया जाना है उनको गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, हाँ। यस सर। तो इससे भी अभी अभी हेल्प करंट रहेगा का तो। ही इशू है, तो हाँ। अभी 25 तारीख को ही, जबकि इसकी डेट अभी लास्ट हुई है फॉर्म अप्लाई करने की अभी। हम्म, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यस सर। तो यही सारी चीजें हैं, और मैथ में भी वैसे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, ये तो सीरीज ले लेता है, और आपके वही लाभ हानि से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो। और ये कि फिर जो आयु वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं कि मतलब इसकी आयु इसने से इतनी अधिक कम, इन सारी चीजों से। और मतलब रीजनिंग में यदि बात करूं तो रीजनिंग में एक वेन आरेख वाला जो टॉपिक होता है, बोल दिया कि जैसे कोई भी वस्तु है कि अगर जैसे ये सभी चीजें मान लीजिए कार है, और उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ था सर कि जैसे नौकरी है, उसमें एक वेन और एक बना हुआ था, तो उसमें मतलब ये था कि उसमें लिखा हुआ था कि नौकरी है, उसके बाद लिखा था सरकारी नौकरी है या निजी नौकरी है। तो उसमें जो डायग्राम थे तो उसमें मतलब हर तरह से बने हुए थे। एक तो मतलब पहले ही गोला था, उसके ऊपर फिर गोला था, उसके फिर अलग से एक बना हुआ था। तो उसमें जैसे उसने क्वेश्चन किया कि नौकरी है और फिर सरकारी नौकरी है निजी नौकरी है, यदि हम उसमें देखें तो वो पूछ रहा नौकरी है। अब उसने ये तो नहीं बताया कि वो सरकारी है कि निजी है। जो हाँ, फर्स्ट का था उस पे तो वो जैसे राउंड अप बनाया हो, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो नौकरी है तो वो सभी नौकरियां सरकारी हैं या सभी नौकरियां निजी हैं। और उसने प्राइवेट है। अलग भी नहीं किया, तो वो चीज तो अपन नहीं ले सकते। फिर ऐसे सेकंड ही उसमें वेन और एक बना हुआ था, तो उसमें क्या किया था कि एक राउंड उसने बना दिया, फिर उसने आधा बना दिया कि एक राउंड अलग से, मतलब आधा जो बीच वाला राउंड था उसको भी ले लिया उसने, और आधी साइड से उसको भी ले लिया गया। तो उसमें उसके कहने का मतलब ये हो गया, जो मतलब जो आरेख कह रहा था तो वो तो ये कह रहा था कि मतलब जो कुछ नौकरियां हैं सरकारी हैं कुछ निजी हैं, बट जो क्वेश्चन कह रहा था तो उसके हिसाब से नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन घुमाता है एग्जामिनर, हम्म, जो भी मतलब पेपर बनाते हैं वो लोग, तो मतलब इतना घुमाते हैं कि उसमें कंफ्यूज ही कर दिया जाता है। क्योंकि ज्यादातर अगर नहीं सोचा जाए उसमें तो फर्स्ट वाला ही सब सोच लेंगे कि नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं और निजी नौकरियां हैं। बट उसमें जो बन रहा था तो उसमें तो डायरेक्ट ये कि अगर एक गोला राउंड अप हो जाएगा बड़ा सा, उसके अंदर सरकारी भी नौकरियां आ जाएंगी और निजी नौकरियां भी आ जाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो शायद यही होगा, शायद। ये ठीक है, हाँ। हम्म। यस सर। तो सी सेट में टोटल कितने क्वेश्चन थे? 100 उसमें भी थे? हाँ सर 100 उसमें भी थे, तो उसमें मतलब 4 से 5 क्वेश्चन मैथ के थे, और हम्म, रीजनिंग के भी समथिंग ऐसे ही क्वेश्चन थे, और 2 पैसेज थे अनसेन, जिसमें कि नहीं, दो पैसेज पहले बड़े थे तो उसमें से 4 4 क्वेश्चन बने हुए थे, उस पैसेज को पढ़ के 4 क्वेश्चन उससे बने हुए थे, तो एक पैसेज के 4 क्वेश्चन। फिर लास्ट में भी 2 पैसेज थे तो उसमें से भी समथिंग वही 4 से 5 क्वेश्चन थे। और स्टार्टिंग में हम्म, कुछ क्वेश्चन रख दिया था मतलब ऐसे ही कि जैसे अगर एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता तो उसमें जैसे कभी कभार उसमें पढ़ो कुछ चीजें तो या कि फिर कंप्यूटर के कोर्सेस है, अगर एमपीपीएससी का 10 यूनिट देखा जाए प्री का, तो उसमें जो ई कॉमर्स है और इंटरनेट से मतलब जो भी जुड़ी हुई जानकारियां हैं सोशल मीडिया से, और आपके कंप्यूटर से भी हैं, डिजिटल हाँ डिजिटल जानकारी के बारे में, तो यही सारी चीजों से मतलब निकाल के उसके अनुसार रख देता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी
बनते इस पोस्ट पे है, या कि आप वो मतलब बस से कहीं पे जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि किसी का मतलब कोई बस में चढ़ रहा है, अगर उसका पैर फिसल गया, तो उसके बाद अगर आप मतलब जहाँ पे जा रहे हैं आपको वहां इतना आप लेट हो चुके हैं कि ऑलरेडी इतना लेट है कि वहां आप अगर पहुंचेंगे तो जो भी आपसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो वहां पे आपको डांटेंगे। बट आप उसमें ऐसा क्या करेंगे कि आप उसको भी बचा लें और आप सही समय पहुंच जाएं, तो आप उसमें क्या करेंगे ऐसा? तो ऐसी सारी चीजें क्वेश्चन मतलब आते हैं सर सी सेट पे। मतलब कि आप कैसे करेंगे कि जो गिर रहा है उसको भी बचा ले और अपना ऑफिस बचा ले, दोनों दोनों कॉम्बिनेशन में, है ना? उसमें उसमें दिया हुआ था सर ऑब्जेक्टिव में कि मतलब आप ये करेंगे कि आप ड्राइवर को बताएंगे जल्दी से, कंडक्टर को बताएंगे और बस रुकवा के उसको मतलब जो व्यक्ति वहां पे गिरा हुआ है उसकी हम्म, जो भी मतलब जो भी आपसे बनेगा तो बस रुकवाएंगे, यदि आप तो अगर रुके हाँ, नहीं पहुंचेगी, या कि फिर आप उसको नजरअंदाज चले जाएंगे, और या कि फिर आप चुपचाप बस देखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो ऐसे ऑप्शन मतलब उसमें रखे गए। हाँ, हाँ। यस। तो ऐसे भी नहीं तीन चार हाँ, चार क्वेश्चन हाँ। ऐसे ही मतलब बने हुए थे सी सेट में। हम्म। यस सर। अ- अभी अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आपकी एथिक्स एथिक्स का टेस्ट होता है कि आप रियली अब सोसाइटी की हाँ सर्विस के ये लिए रेडी है या नहीं, यस सर, उसको ये टेस्ट क्वेश्चन करते जो हैं। हाँ। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये एथिक्स के ही अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम्म। समथिंग चार तीन या चार क्वेश्चन ऐसे थे। और नहीं, ठीक राज है। से भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन था क्या? हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे। एक तो आपका मैंने जैसे बताया करंट अफेयर से, ये योजना के तहत था, अगर आपने शायद पढ़ा हो, अभी करंट में चल रहा है तो मतलब एमपी पे तो चल रहा है, बाकी अदर जगह मुझे भी मैंने नहीं देखा है उतना, तो उसके लिए सॉरी। और जैसे कि अभी शायद फर्स्ट मुख्यमंत्री या फर्स्ट कुछ ऐसा करके उसमें भी क्वेश्चन था। अगर आप लोग 2 मिनट मेरे को टाइम दीजिए, मैं मतलब दिखाती हूँ कुछ क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, आप दिखाओ दिखाओ। हाँ, हम हाँ लोग हैं। दीदी। मेरा रेखा देखते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन पेपर रश्मि रेखा हम लोग देखते हैं, इजी रहेगा। यस सर। यस सर। अभी अभी क्या है कि अगले वीक में फिर 28 को आईएएस का भी प्री हो रहा है। मेरा रेखा आप हो, ज्योति भी है, रश्मि भी है। देखो, आप लोग भले इस बार दे रहे हो या नहीं दे रहे हो वो बात अलग है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर हुआ है ना उसको ले लेना। 28 को फिर जो आईएएस प्री का क्वेश्चन पेपर होगा उसको लेना। लेने के बाद थोड़ा एनालिसिस करने से ये मालूम होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। हम लोग क्या करेंगे कि अभी आज जैसे एमपी पीसीएस प्री हो गया, लास्ट संडे को यूपी पीसीएस का प्री हुआ था। इसमें एक आकांक्षा जुड़ी हुई है, वो लास्ट संडे को यूपी पीसीएस का प्री दिया था, वो भी दे सकते। तो यूपी पीसीएस प्री का पेपर, एमपी पीसीएस प्री का पेपर और आईएएस प्री का पेपर, ये तीनों ले लेंगे। बाद में अगले बार किसी सेशन में हम लोग एनालिसिस करा के टीच आप लोग करेंगे और एनालिसिस कराया जाएगा, है ना? बढ़िया रहेगा। राजरेखा आ गई, राजरेखा को मैं देता हूँ। हाँ राजरेखा, बोलो आप। यस सर, देखिए मैं मतलब सबसे पहले तो जो सी सेट के भी क्वेश्चन की बात कर रही थी, तो अगर शायद ये समझ में आ रहा हो तो ये जैसे मैंने जो बस वाले क्वेश्चन की बात की, तो ये ऐसे क्वेश्चन मतलब, और मतलब और जो इसका है रीजनिंग का ये जो सीरीज बनी हुई है, हाँ। तो ये सीरीज में भी कुछ था, तो इसमें क्या किया हुआ है कि उसने मतलब दो दो वर्डों को उसमें प्लस लिया हुआ है, हम्म। दोनों चीजों को। यस सर। वही, और जैसे ये जो क्वेश्चन है अब यहाँ पे दिया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्रहिता यानी हर धर्मिता क्या है? तो हाँ। यस सर, और ऑप्शन 4 रख दिए जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है, हम्म। और कुछ क्वेश्चन कैलेंडर से भी आए हुए हैं, और एक से सर 4 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। हम्म। समझ में आ रहा है कि मैं? हाँ, ये। यस सर। और मैथ के सर समथिंग वही 3 से 4 क्वेश्चन मैथ के भी थे, और दो दो पैसेज ये थे जिसमें से कि चार 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 क्वेश्चन बने हुए थे। एक पैसेज यहाँ से ये है इतना, और इसमें से हम्म। क्वेश्चन बने हुए हैं सर, ये यहाँ तक हम्म। इसका पैसेज है। उसके बाद 3 से 4 करेक्ट। क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और क्वेश्चन के बाद हम्म। फिर उसमें से मतलब उसी से निकालने के लिए कह दिया जाता है आंसर जो भी है। हम्म। सेकंड पैसेज भी है,
मतलब सी सेट का पेपर जो है तो उतना टफ नहीं है उसको, तो अगर अपन पैसेज वाले क्वेश्चन भी करेंगे और रीजनिंग का तो हो जाएगा। और ये जीके जीएस का जो भी है हाँ, देखिए। ये हिस्ट्री, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। देखो जैसे रेखा पूछ रही थी ना, यस सर, हाँ रेखा वही मैं सर, डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम, ये अब देखो ये देखिए। सारे प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुए, ये बंगाल में हुई कि कहाँ पे, ये सब कुछ जो है जी जी जी। डायरेक्ट है। हाँ यस सर, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे के पूरे, मतलब इधर जो स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन मतलब थे ना, 2 4 10, तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही थे। राजरेखा दी, और आप ये फिर पेपर का पीडीएफ बना के ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ वो मैं शेयर कर दूंगी, आप अगर ना भी कहती तो वो मैं शेयर कर देती कुछ टाइम से, कि हाँ फिर कल मॉर्निंग तक मैं कर दूंगी। रेखा ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे हम लोग, ये जो क्वेश्चन पेपर आप पीडीएफ वाला शेयर कर देना, और आगे अभी 28 को फिर आईएएस प्री भी होने वाला है, तो यस सर। कुछ लोग उसको देंगे, जो लोग देंगे इस ग्रुप में भी, और वो हम होंगे कामयाब में भी हैं, कुछ लोग वो भी देंगे, दे के आएंगे, उनसे भी एनालिसिस करा लिया जाएगा, वो भी पेपर रखेंगे हम लोग। और यस लास्ट संडे को जो यूपी पीसीएस हुआ है उसका भी पेपर कलेक्ट कर लेना है। तो सारे लोग एक बार थोड़ा पढ़िएगा, फिर इसको हम लोग इस तरह से जीडी में या मेन कोर्स में भी टॉपिक वाइज डिस्कस किया जाएगा, है ना, और किसी किसी एक चीज पे फोकस करके उस पर भी क्लास करा दिया जाएगा 2 3 बार में, तो एक ब्रॉड आइडिया बन जाएगा कि कैसे होता है, तो यस। ये बेटर ही रहेगा। तो चलिए ठीक है, इसी पे और कुछ डिस्कस करना हो तो आप लोग करो, हम हैं साथ में। आज का आज का सेशन राजरेखा, आप तो थी नहीं, या हम लोगों ने, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, आज भी दिन में भी बढ़िया क्लास हुआ है मुझे ऐसा लगता है। रेखा आपने ज्वाइन किया था? यस सर, मैं सिर्फ जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से निकली हूँ तो बैग वगैरह जमा था, बट मैंने 2 मिनट लास्ट में थोड़ा सा बस ज्वाइन किया है, सर कुछ बता रहे थे उसके बाद ओवर हो गया था। नहीं आप नहीं जो, हाँ, लेकिन रेखा और हमें लगता है रेखा, रश्मि, ज्योति, इन लोगों ने ज्वाइन किया होगा आज का यस सर, क्लास। सुमन थी, वो काफी इंस्पायरिंग रही हम लोग के लिए, उनका स्टोरी सुन करके, उनका हिम्मत जो कैसे काम करा रही थी वो हिलीस एरिया में, हम लोग ने सब सुना है। आज की बैच नहीं, क्लास में हाँ, डिस्कशन हुआ है। एकदम आप लोगों को थोड़ा सा वही है ना, थोड़ा वोकल बनना पड़ेगा, थोड़ा डिमांडिंग बनना पड़ेगा। आप देखो क्या है कि वो सुमन बरुआ मैडम को मैंने आपके ग्रुप में जोड़ भी दिया है, वो ऐड हो गई हैं। वो 95 में उन्होंने बीटेक किया सिविल में, फिर मास्टर किया। उस समय तो सिविल इंजीनियरिंग में केवल लड़के पढ़ते थे, लड़कियां नहीं पढ़ती थी, बहुत चैलेंजिंग माना जाता था, क्योंकि लड़कियों को ये समझा जाता था कि डॉक्टर का जॉब ठीक है, ऐसा जॉब जहाँ पे ऑफिस में रहो, या फिर टीचर का जॉब रहो। सिविल इंजीनियरिंग मानते थे कि वो फील्ड में जाके करना पड़ता है। तो लेकिन सुमन मैडम जो बता रही थी कि इनकी चाहत ही थी कि इंजीनियर बने, इनके माइंड में आ गया, इनके फादर आर्मी में थे, तो थोड़ा सा वर्सटाइल थी कि सब कुछ कर सकती है, तो उन्होंने उस समय बीटेक किया और बहुत सारा काम किया है। और जैसा बताया है कि किसी भी चीज को करने में कोई दिक्कत नहीं है, व्हाई नॉट मी, एक वर्ड उन्होंने जो बोला था कि जब सभी कर सकते देन व्हाई नॉट मी, ये वर्ड भी है। और भी कई सारी चीजें उन्होंने बताया, वो तो रिकॉर्डेड है, ये आप लोगों के साथ में रहेगा। अब आप लोगों के पास देखो कई सारे लोग, आभा रानी दीदी है, मैडम है, सुमन बरुआ है, अर्चना मैडम है जो आईएएस है वेस्ट बंगाल की, वो भी हैं, एक पूजा मैडम भी इस ग्रुप में है, किरण किरण मैडम है, तो बस सब कुछ है। अब केवल कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ना है, मेहनत करना है, और कुछ भी शंका हो, संशय हो तो पूछना है ना। और एक जीडी का भी आपका सेशन बढ़िया है, एक दूसरे से डिस्कस करना, मिलना, बात करना, कंटिन्यू इफोर्ट तो करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो होगा नहीं। चैलेंज है आप लोगों के पास। तो यस सर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम लोगों का जो था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के कार्य और जिम्मेवारी, और वर्तमान समय में जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका। तो देखो जैसे आप राजरेखा पढ़ के आई हो आप,
कोई भी अगर चाहे तो इस पे बोल सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के क्या काम और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अपने हिसाब से आप लोग सारे लोग हो, कोई भी बोल सकता है जनरल आइडिया, फिर मैं उसको थोड़ा करेक्ट करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या वर्किंग है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कौन बोलना चाहेगा, सेल्फ अपना बोले। सर जैसे आज का टॉपिक था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो कार्य थे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी। Four pillars of India. First is legislative, who makes law. Second is judicial, who evaluates law, and third is executive, who carries out law. एंड लेजिस्लेटिव में एमएलए एमपी ये रहते हैं, जुडिशियल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस ये सब आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स आते हैं। अब जैसे आईएएस का काम ये रहता है कि ये जो लॉ बनता है, ये जो योजनाएं बनती हैं, जैसे एग्जांपल मिले उजाला हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, रोड सेफ्टी हो गया, ये आईएएस के द्वारा इम्प्लीमेंट कराया जाता है। उसमें आज जैसे था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और तो ये एक तो देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये दोनों आईएएस है एंड बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम पावर। द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर was created by Warren Hastings in 1772. In India, it is organized administratively into union, states, districts, subdivisions, blocks, and villages. But district is the principal unit of territorial administration in India. The Mauryas were the first to constitute district as a prominent territorial unit and to centralize its administration with all powers concentrated in a single officer called Rajuka, whose like, but in Maurya's region is called Rajuka. Actually, district magistrate is responsible for law and order, and district collector is the chief officer of revenue administration and responsible for the collection of land revenue. And the next functions of district collector: collection of nearly all government dues, including government loans, assessment and collection of land revenue, supervision of treasury and sub-treasury, all matters related to land reform and land records and land acquisitions, management of government statistics, and the function of district magistrate. DM is the responsible for law and order, and its function is supervision of the police and jail, and supervision of subordinate executive magistracy, issue certificate of domicile scheduled and backward classes, to issue order when there is threat to public peace and order under section 144 of the Criminal Procedure Code. That's function of the district magistrate. Thank you. हाँ राजरेखा, आपने बढ़िया बताया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट अंग्रेजों के पहले से ही था, मॉडर्न पीरियड में था, हर समय भी रहा, लेकिन अंग्रेजों ने 1774 के बाद से इसको सिस्टमेटाइज वे में कर दिया। तो क्या है कि पूरे शासन प्रणाली को चलाने के लिए आप अगर ऐसा भी सोचो कि किसी भी सिस्टम को, मान लो आपको ही कोई काम दे दिया जाए, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सेक्टर में बांटना पड़ेगा। घर में ही अगर कोई काम करना है, ऑफिस में काम करना है, स्कूल में काम करना है, या आपकी जितनी किताबें कापियां हैं अगर आपको रखना हो, तो आप उसको भी सेक्टर बनाते हो कि कितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज एक एक का अलग बुक सेल्फ रखना, कॉपियों का अलग रखना। तो वो जो सेक्टर बनाते हैं, सेक्टर बना के काम करने की बात होती है। तो इसी तरह से जो राजतंत्र है या देश है या पूरे सिस्टम को चलाना होता है, तो उसको सेक्टर वाइज में डिवाइड किया गया।
तो हर समय से तहसील, तालुका, ये सारे हमारे उर्दू शब्द हैं। उसके पहले से भी जनपद आते थे, बहुत सारी चीजें थी। बाद में अंग्रेजों ने जब इसको सिस्टम वे में किया तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनाया। एक पूरे देश को राज्यों में, राज्यों को डिस्ट्रिक्ट में बनाया। एक स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट होते गए, तो डिस्ट्रिक्ट जो है एक नोडल पॉइंट बन गया कि एक डिस्ट्रिक्ट रहेगा, उस डिस्ट्रिक्ट के एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे जो उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा चार्ज हैंड ओवर करे, चार्ज देखेगा और उससे शासन सीधे बात करेगा। अगर दिल्ली में या लखनऊ में या पटना में जो शासन बैठा हुआ है वो एक डिस्ट्रिक्ट के एक पर्सन को सीधे बात करेगा और उस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जितनी चीजें होनी है, गांव हो, तहसील हो, स्कूल हो, पढ़ाई हो, हॉस्पिटल हो, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करना है उसके लिए थ्रू उनके वो जाएगा। ऐसे ही पूरे प्रदेश को, पूरे देश को डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा गया। तो हर डिस्ट्रिक्ट का जो भी प्रमुख है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, या ऐसा कह सकते हैं जैसे स्कूल का ओनर प्रिंसिपल होता है, वैसे एक डिस्ट्रिक्ट का जो ओनर या रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट। एक ही नाम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की भूमिका हो जाती है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में वो प्रशासन और शासन दोनों चीज जुड़ जाता है। तो जो जिला अधिकारी, कहीं पे जिला अधिकारी बोलते हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, कहीं डीसी बोलते हैं। तो वो क्या है कि सरकार और उस जिले के बीच का लिंक हो गया, उसका एक तरह से प्रतिनिधि हो गया। जितनी भी चीजें उसके जिले में चलेंगी वो सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िया चले, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है और वो मॉनिटर करते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट में और यंग, मतलब जो कलेक्टर होते हैं, डीसी होते हैं, कलेक्टर, वो यंग ऑफिसर हो सकते हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले सीनियर बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट सबसे करते हैं। आप देखो जैसे उसी डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल सिस्टम है, उसके जो मेडिकल के हेड होंगे, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो सीनियर ऑफिसर होंगे, एज उनकी अधिक होगी, वो उनसे अधिक नॉलेज होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन के लिए पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम को जो सीएमओ देख रहा है वो कैसा चल रहा है वो अपने कलेक्टर साहब को बताएंगे। ऐसे ही पूरा एजुकेशन सिस्टम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने स्कूल कॉलेज बढ़िया चल रहे हैं वो सारे प्रिंसिपल लोग चलाएंगे। उसको कोई प्रॉब्लम है, कहाँ फंड आया नहीं आया, वो अपने कलेक्टर साहब को इंटीमेट कर देंगे। और इसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट है, सारा पुलिस का सब सिस्टम एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के थ्रू होगा, लेकिन वो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बता देंगे कहाँ पे कितनी चीजें क्राइम हुई, कैसे। सरकार को कोई चीज जो बताना है डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसा हो रहा है वो थ्रू कलेक्टर जाता है। इसलिए कलेक्टर सबके बीच में सबको कोऑर्डिनेट करा के बेस्ट तरीके से काम करने का एक सिस्टम होता है। इसीलिए जिला अधिकारी को बोलते हैं पावर भी होता है और जिला अधिकारी के पास चैलेंज भी होता है। अभी जैसे राजरेखा ने एक क्वेश्चन कहा कि अगर आप बस से जा रहे हो, उस बस से कोई आदमी गिर गया तो आपको ऑफिस भी जाना है और इसको भी देखना है, तो आप इसमें बैलेंस कैसे बनाएंगे? यही लर्निंग पॉइंट है, यही एथिक्स है, यही एक कलेक्टर को, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अधिक जानने की जरूरत होती है कि हम बैलेंस कैसे सब में बना के बेस्ट काम कर सके। यही सीखने और सिखाने की बात होती है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी बहुत बढ़िया होती है। आनंद आता है जब आप बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया चीजें सीखते हैं। एक तरह से वो कैप्टन का भी काम करता है, जैसे मैच होता है, कुछ भी होता है, सारे प्लेयर बढ़िया खेले, बढ़िया स्कोर हो, बढ़िया रन बने और हम जीत जाए। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कि अपनी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रिक्ट के हर आदमी तक पहुंचाए। तो ये है रेखा, आपने बताया। अब कोई और अगर कुछ इस पे बोलना चाहे या पूछना चाहे तो बोल सकता है, बात कर सकता है। सर एक्चुअली ये पूछना था, जो हाँ बोलिए। डीसी डीएम है कि एक ही को बोलते हैं या फिर इनका भी पोस्ट अलग अलग होता है? जैसे कि कलेक्टर का जो काम हो गया वो तो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और जो मजिस्ट्रेट का काम हो गया वो लॉ एंड ऑर्डर का काम करते हैं। ये पोस्ट जो है वो एक ही इंसान को रहते हैं या फिर डीएम का अलग, डीसी का अलग? आप देखो, आप जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, आप कौन से जिले में हो? आपके जिले का, डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण। मान लो आपका पश्चिमी चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट, वहां कलेक्ट्रेट होगा जहाँ पे कलेक्टर साहब बैठे होंगे।
पर्सन एक ही रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी ऑफिसर होगा आईएएस रैंक का, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां पे होंगे, बैठे होंगे। वो दो काम करते हैं। एक काम क्या करते हैं कि जो आप बोली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू से रिलेटेड, वो सब कुछ देखते हैं, सिस्टम ठीक चल रहा है, वो सब चीजों का इंस्पेक्शन करते हैं। स्कूल में भी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, किसी गांव में भी चले जाएंगे, किसी थाने में भी चले जाएंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको भी सुनेंगे। आप अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम चलाई हुई है कि बच्चों को फीस दीजिए, बच्चों को ये कीजिए, वो भी देखेंगे। कहीं फ्लड आया है वो भी देखने जाएंगे, कहीं फायर लग गया है वो भी देखने जाएंगे। तो ये सारी जितनी समाज की जो स्कीम है, प्रॉब्लम है, समस्या है, उस सबको देखेंगे कि सब लोग बढ़िया से रहें, उनको किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक वो ये देखते हैं पूरा का पूरा, हमेशा वो अवेलेबल रहते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हुई रहती है तो जो चीफ मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर के थ्रू जो चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव, जो राज्य की राजधानी में बैठे, वो सीधे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पूछते हैं, भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम हुई है, कैसे हुई है, आप तुरंत रिपोर्ट दीजिए या उसको केयर कीजिए। तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ये सारी वेलफेयर की स्कीम देखते हैं। इसके लिए उनके पास नीचे स्टाफ होता है, जैसे एसडीएम्स होते हैं। हर उनके डिस्ट्रिक्ट में 3-4 एसडीएम होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो उनसे वो एडवाइस लेते हैं। फिर तहसीलदार होते हैं, फिर इनके पास पुलिस डिपार्टमेंट है, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट है, उस रिलेटेड डिपार्टमेंट से वो बात करके सब चीजों को सिस्टमेटाइज करते हैं। एक ये हुआ। दूसरा, इनका पावर जुडिशियल पावर भी होता है। इनका एक कोर्ट लगता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का कोर्ट लगता है। जब कोर्ट लगता है, जब कोर्ट में बैठते हैं तो ये मजिस्ट्रेट होते हैं। इनके नीचे, क्योंकि रेवेन्यू से या कुछ इस जो चीजों से आपस के जो विवाद होते हैं, वो विवाद इनके कोर्ट के पास आते हैं, जिसको ये एज ए जज रेवेन्यू मजिस्ट्रेट ये सुनते हैं और उसका ये डिसीजन दे सकते हैं। तो ये भी देते हैं। ऐसे इनके नीचे जो एसडीएम होते हैं, हर तहसील में एसडीएम भी कोर्ट में बैठते हैं। तो इनका जब कोर्ट में बैठते हैं, तो कोर्ट में बैठ के ये दोनों फरियादी के बीच की बात सुन करके उसका सोल्यूशन देते हैं। उस समय ये मजिस्ट्रेटियल पावर मजिस्ट्रेट हो जाते हैं, इसीलिए मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसमें इनके पास पावर रहता है कि अगर कोई क्राइम है, कोई क्रिमिनल है, तो उस पर ऑफेंस लगा के कुछ ये रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इनके पास मजिस्ट्रेट का भी पावर हो गया और एक इधर प्रशासन का भी पावर हो गया। दोनों का कंबाइंड इनके पास है, जिसको ये देखते हैं और उसके हिसाब से पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट को बढ़िया सुचारू रूप से चलाते हैं। कभी मैं बोलूंगा आप सारे लोगों को, अगर आप जो लोग तहसील में रहते हो, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो, तो एक आध बार जाके आप डिस्ट्रिक्ट में घूम के आओ, वहां पे देख के, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, कैसे सिस्टम होता है, थोड़ा समझने से, प्रैक्टिकल देखने से समझ में आता है। और जो लोग डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो तहसील में है, वो एसडीएम का ऑफिस देख के आए, तो थोड़ा सा जो आप पढ़ रहे हो उसको आप देखोगे तो क्लैरिटी और रहेगी, है ना रेखा? यस सर। कुछ और पूछना बोल सकती हो आप, और किसी को कुछ बोलना हो? सर एक और है, जब आईएएस मतलब जो डीएम हो गए, कलेक्टर हो गए, ये जब इनका जैसे कि क्या बोलते हैं वो, जैसे हाँ, बहुत बोलो। ये हाँ, चीफ सेक्रेटरी हो गया और एडिशनल सेक्रेटरी जो हो गया, ये डीएम और ये कलेक्टर बनने के बाद ही जाता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद। अब इसमें एडिशनल सेक्रेटरी हो गया और ये चीफ सेक्रेटरी हो गया, तब इसमें क्या डिफरेंस है? नहीं देखो, ऐसा है रेखा, सब लोगों को ये जानने की जरूरत है, सब लोग इसको बढ़िया समझो। देखो क्या होता है कि जो सीनियरिटी होती है, जूनियर से धीरे धीरे आदमी सीनियर बनता है, आगे बढ़ता है। तो अपनी जो सर्विसेज हैं, अभी जैसे राजरेखा ने पीसीएस का एग्जाम दिया है। पीसीएस का एग्जाम होता है स्टेट की सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। जैसे मध्य प्रदेश पीसीएस है, यूपी पीसीएस हुआ था, बिहार पीसीएस, हर स्टेट का अपना पीसीएस स्टेट गवर्नमेंट का सर्विसेज है। और यूपीएससी से होता है आईएएस की सर्विस, जो आईएएस होते हैं। तो अगर यूपीएससी से जब हम देते हैं तो वो ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम होता है और आईएएस सेलेक्ट होते हैं। जब आईएएस सेलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले जो आईएएस ऑफिसर जो सेलेक्ट होते हैं पूरे देश में, सिलेक्शन के बाद उनको उनके मेरिट और चॉइस के हिसाब से
अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किस स्टेट में कौन जाएगा। सपोज दैट कि कोई एक्स पर्सन का लड़का है, मान लो रेखा है, और रेखा यूपीएससी सेलेक्ट हो गई। यूपीएससी सेलेक्ट होने के बाद उनका जो मार्क्स है, जो रिक्वायरमेंट, किसी एक इंडिया के स्टेट में आपका एलोकेशन हो जाएगा। मान लो कि एलोकेशन आपको मिल गया कि आप महाराष्ट्र के लिए आप आईएएस हो गए, तो आपका एक कैडर हो गया महाराष्ट्र। अब आप हमेशा महाराष्ट्र के लिए काम करेंगी। महाराष्ट्र में जब आपकी ट्रेनिंग, जब पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जो पोस्टिंग होगी वो वहां के महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे। तो वो महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट पहले स्टार्टिंग में स्टेट जस्ट एक जूनियर ऑफिसर बनाएगा, और 2 साल 4 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट हैंड ओवर कर देगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गई। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से स्टार्ट करने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा ये जैसे ही प्रमोशन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद अगली पोस्ट होती है कमिश्नर बनता है आदमी। कमिश्नर बनता है, कमिश्नर रहता है, कमिश्नर के बाद और जैसे आगे बढ़ता है, तो ये एक हमारा जो पे स्केल है पे कमीशन का, उसके हिसाब से ये सारी सर्विसेज, जो जूनियर लेवल का ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, उसके बाद कमिश्नर हो गया, उसके बाद ऊपर जब चलते हैं तो ये सेक्रेटरिएट में जाते हैं। तो उसमें हम बोलते हैं डायरेक्टर की पोस्ट हो जाती है, जो दिल्ली में या अपने राजधानी में, महाराष्ट्र में, जो भी कैपिटल बढ़ते हैं, तो उसके ऊपर होते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर के ऊपर होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के ऊपर होते हैं सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसी रैंक का ऑफिसर, वही पर्सन अपने स्टेट में जब रहेगा तो चीफ सेक्रेटरी होता है। तो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये टॉप पोस्ट होती है, मतलब रिटायरमेंट तक जाने तक वो पर्सन, कोई भी ऑफिसर जो आईएएस बना है, वो सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा। इसके बीच में वो डायरेक्टर, उसके पहले ज्वाइंट, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, नीचे फिर वो रहता रहेगा। डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट जो होती है वो डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे होता है अंडर सेक्रेटरी। तो डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट लगभग वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका कमिश्नर, वो वाली रैंक डिप्टी सेक्रेटरी की रहती है। ये पे स्केल के हिसाब से फिक्स होता है। हाँ रेखा, बोलो आप कुछ और। यस सर, वो मैंने लिख लिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर कमिश्नर, फिर डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। चीफ इसमें मुझे सेक्रेटरी तो इसी का पे स्केल समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, अगर आप ये पे कमीशन, 7th पे कमीशन को गूगल पे आप चेक करके देखोगी ना, तो उसमें पे स्केल दिखाया रहता है। जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है उसमें टॉप पोस्ट जो होता है सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का होता है। तो वहां तक जाते जाते ऑफिसर लोग रिटायर हो जाते हैं, 60 तक की एज आ जाती है, क्योंकि सबका 5 साल 7 साल इतने साल की सर्विस के बाद प्रमोशन का एक सिस्टम बना हुआ है। तो वो रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है, तो पे स्केल के हिसाब से सब बढ़ते जाते हैं लोग। तो यही है, स्टार्टिंग कलेक्टर से होती है। चूंकि कलेक्टर की ऐसी भूमिका है कि पब्लिक से हमेशा जुड़ा रहता है, तो सारे जो लोग हैं वो कलेक्टर को तो जानते हैं, लेकिन अन्य पोस्ट को वो नहीं जानते हैं कि अन्य